जय जिनेंद्र सभी को सादर जय जिनेंद्र। म्यूट कर लें जय जिनेंद्र जी। आज की हमारी जो 5वीं कक्षा है उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारा जो विषय है वह है छोटी बातें पर काम की बातें। उसको प्रस्तुत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय विराग जी शास्त्री, जो अपने आप में बहुत बड़े विद्वान हैं और समाज में देश और विदेश में भी वे अपने व्याख्यान देते हैं और कई जगह उनके माध्यम से शिविर का आयोजन भी किया जाता है। साथ ही बच्चों के लिए ही उनके द्वारा एक पत्रिका चलाई जाती है जिसका नाम है चैकती चेतना। कभी आप में आपके इतने लोग जुड़े हुए हैं तो उनमें से किसी न किसी के पास भी वह पत्रिका जाती होगी। अगर आप उसका कभी पढ़ें तो उसमें आपको नॉलेज के साथ साथ ऐसी भी चीजें दी जाती हैं जो अपने आचरण में उतारने योग्य होती हैं। तो वह बच्चों के लिए और बड़ों के लिए सबके लिए बहुत ही उपयोगी पत्रिका है। आप चाहें तो उनसे संपर्क करके वो मंगा भी सकते हैं। बहुत अच्छी पत्रिका है। तो आदरणीय ऐसे विराग जी शास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज वह हमारे लिए बताएंगे कि छोटी बातें पर काम की बातें किस प्रकार की होती हैं। मैं आदरणीय विराग जी शास्त्री को आमंत्रित करता हूं कि वे अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। आदरणीय विराग जी शास्त्री। सभी को जय जिनेंद्र। आइए हम सब प्रारंभ करते हैं कक्षा को और आप सबसे निवेदन है कि हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते एक बार। जीवन में हम कभी न भूलें पंच प्रभु भगवान को, बड़े जनों का आदर करना, मात पिता को शीश झुकाना, ऐसा मंगल कार्य करेंगे मुक्ति पूरी विश्राम हो। जीवन में हम कभी न भूले पंच प्रभु भगवान को, जिन वाणी की बात को सुनना, पाप भाव से दूर ही रहना, कार्य सदा ऐसा ही होवे, जीवन में सम्मान हो। जीवन में हम कभी न भूलें पंच प्रभु भगवान को, जिन वर दर्शन रोज करेंगे, बिना छना जल काम न लेंगे, सत्य मार्ग पर बढ़े सदा ही, मुक्ति पूरी विश्राम हो। जीवन में हम कभी न भूलें पंच प्रभु भगवान को। आज हम सब जैन फाउंडेशन के मंच पर इकट्ठे हैं और हम सब एक नए विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है छोटी बातें पर काम की बातें। एक ऐसा विषय है जो धर्म से संबंधित तो है ही, लेकिन लौकिक भी बहुत ज्यादा काम का है। कई सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम करते हैं, करते रहते हैं, हमारा भाव नहीं होता कि हम ऐसा गलत काम करें, पर जाने अनजाने में कई काम ऐसे हो जाते हैं जिनका बहुत बड़ा दोष लगता रहता है। जब ये बात कहते हैं तो 5 पापों से दूर रहने की बात, कोई भी नहीं चाहता 5 पाप करें। हमारा जो जैन फाउंडेशन का जो गीत चल रहा था उसमें हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और पाप से दूर रहने की भावना व्यक्त की गई थी। तो हम तो ये पाप करना चाहते भी नहीं है और कोई करता भी नहीं होगा, लेकिन आप जानते हैं कि हम सबके जीवन में कभी न कभी ऐसे काम होते रहते हैं, हम ना चाहते हुए भी वह पाप करते रहते हैं, हमें पता भी नहीं पड़ता है। तो आज हम इस कक्षा के माध्यम से कुछ ऐसी बातों पर विचार करेंगे जो हम सब सावधान हो जाएंगे और हमें ख्याल में आएगा कि हम कहाँ-कहाँ अपनी गलतियां ये करते रहते हैं। हमने कक्षा ली थी कुछ दिन पूर्व, उसमें हमने 7 प्रकार के पापों की चर्चा की थी। उसमें एक पाप बहुत बड़ा था, उस पाप का नाम था अज्ञान नाम का पाप था। नहीं जानना भी अपराध है, नहीं जानना भी पाप है। कोई ये सोचता हो कि हमको नहीं पता था इसलिए हमसे गड़बड़ हो गई, हमसे अपराध हो गया, जिनवाणी में इसके लिए कहीं पर माफी की कोई गुंजाइश नहीं होती है। नहीं पता होना भी एक बहुत बड़ा अपराध है, पता होना चाहिए हमको। हम सब बहुत बुद्धिमान हैं,
मनुष्य हैं, संगी पंचेंद्रिय हैं, हमारा दिमाग बहुत तेज काम करता है। हम बहुत अच्छे-अच्छे काम भी करते हैं। हम हर काम के पहले सोचते हैं, विचारते हैं, तो हम क्यों यहाँ चूक जाते हैं? हमको यदि मान लो कोई सूट सिलवाना हो तो हम पता करते हैं 4 लोगों से कौन-सा बढ़िया टेलर जहाँ पर सूट सिला जाता है। हमको बढ़िया साड़ी लेना हो, ड्रेस लेना हो तो हमको पता करते हैं कि कौन-सा दुकान अच्छा है जहाँ पर रेट भी अच्छा मिले और जहाँ पर क्वालिटी भी अच्छी हो। यदि हमें कोई डॉक्टर को दिखाना हो, हमको तकलीफ हो रही है हाथ में, पैर में अथवा को हमको दर्द हो रहा है, हम 10 जगह पूछते फिर हम डॉक्टर का चुनाव करते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं। आप देखेंगे आप कोई भी काम हम ऐसा नहीं करते जिससे हम बिना सोचे समझे कर लेते हों। हमारे बच्चों की परीक्षाओं की यदि हमारे बच्चों की एजुकेशन की बात आती है, तो हम एजुकेशन में हम बच्चों को कहाँ एंट्री दें, कहाँ कोचिंग पढ़ाएँ, किस संस्था में हम डालें, किस स्कूल में हम डालें, हम 10 जगह पूछते हैं। कि रेपुटेशन पे हम काम करते हैं और जब हम संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ, ये जगह अच्छी है, स्कूल बढ़िया है, ये कॉलेज बढ़िया है, ये कोचिंग सेंटर अच्छा है, तो हम वहाँ पर अपने बच्चों को भेज देते हैं या खुद हम चले जाते हैं। कहने का मतलब ये है, लोक में कोई भी हम काम करते हैं तो हम उसके पहले सोचते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं। तो हमें ये सब चीज़ें विचार करना चाहिए कि हम सब यहाँ क्यों चूक जाते हैं। ये बहुत छोटी-सी बात से अपनी बात को शुरू कर रहा हूँ कि विवेकानंद का आपने नाम सुना होगा। हमारे भारतीय समाज में बहुत बड़े विचारक और क्रांतिकारी व्यक्तित्व हुए, स्वामी विवेकानंद जी। विवेकानंद जी की एक बार घटना ऐसी घटी कि वह विदेश जा रहे थे और उनकी माँ ने उन्हें बुलाया, माँ के उन्हें चरण स्पर्श किए। माँ ने ये सोचा कि विवेकानंद आज हमारे देश से बाहर जा रहा है, इसकी परीक्षा लेना चाहिए हमको तो। विवेकानंद को उन्होंने चाकू लाने के लिए कहा। तो आप जानते चाकू उन्होंने कैसे दिया अपनी माँ को? मैं चाकू लेकर आया हूँ दिखाने के लिए आपको। ये चाकू है। उन्होंने चाकू ऐसा दिया। आपको मैं बात छोटी-सी कर रहा हूँ, बिल्कुल छोटी-सी बात है, चाकू ऐसा दिया। उसकी माँ ने कहा कि बेटा तुम ऐसे व्यक्ति हो, तुमसे कभी किसी को दिक्कत नहीं होगी। तुम जीवों की भलाई चाहने वाले व्यक्ति हो। तुम लोगों का उपकार करोगे, तुम लोगों का कल्याण करोगे। मेरे पास ख्याल में नहीं आपको आया होगा कि मैं दोबारा कहता हूँ, इस चाकू से इतनी सी बात से इतना बड़ा सिद्धांत कैसे निकल के सामने आ गया? कोई बोल सकता है इसमें? इतने सारे हमारे युवा लोग भी जुड़े हुए हैं, बच्चे भी जुड़े हुए हैं। एक छोटी-सी बात, मगर माँ चाकू देने से कैसे पता पड़ गया कि ये जीव कभी किसी को दुखी नहीं करेगा, विश्व कल्याण की भावना है, विश्व मंगल की भावना है। तो हम कैसे इससे कैसे यानी बात इतनी सी ही है, लेकिन कैसे आप रियान रियान जरा बोलो बेटा कैसे आपको ये लग रहा है कि विवेकानंद जी को पास कर दिया उसकी माँ ने? हाँ रियान हाँ सर, उन्हें नीचे रख के देना चाहिए था। चाहिए था, ये रॉन्ग दिया उन्होंने। देखिए मैं फिर मैंने हैंडल अपनी सामने की ओर किया हुआ है, चाकू की नोक अपनी ओर की हुई है। यदि मैं ऐसा देता, ये लो माँ चाकू, उसका मतलब क्या हुआ? इसका जो जहां से कटिंग होती है, जहां से हम कोई पीस करते हैं, वो सामने वाले की ओर है और जो सुरक्षित एरिया मेरी ओर है। ये तरीका ये था देने का। इसका मतलब क्या है कि मैं दुःख खुद सहन कर सकता हूँ और लोगों को मैं दुखी नहीं कर सकता। ख्याल में आया आपको? बात बहुत छोटी-सी है, इतनी सी बात है, लेकिन इतनी सी बात से कितना बड़ा उसकी माँ कितनी इंटेलिजेंट होगी, कितना उसका व्यू होगा कि उसको ख्याल में आ गया कि इस विवेकानंद के जीवन में कोई जीव दुखी नहीं होगा इसके माध्यम से तो ऐसे ही हुआ। विवेकानंद ने अपने जीवन में बहुत बड़े-बड़े काम किए और स्पीच दी, सैकड़ों लेक्चर्स दिए और देश के विचारक के रूप में उनका नाम बहुत शान से और गौरव से लिया जाता है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि हमको ऐसी कुछ बातें समझना है जिससे हम लोगों को मालूम पड़ेगा कि हम सब कहाँ-कहाँ गलतियाँ कर जाते हैं और कहाँ-कहाँ गलतियाँ नहीं भी करते होंगे। तो आज हम उस सब पर विचार करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं कुछ स्लाइड आपको शेयर करूँगा, आप उसको देखिएगा। ताकि आपको ख्याल में आ गया कि हम कहाँ-कहाँ, किस-किस तरह की ये बातें कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको हमारा सब्जेक्ट है छोटी बातें और काम की बातें। हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, बात बहुत छोटी-सी हो सकती है। लेकिन मैं बात कहता हूँ कि मान लो मैंने मशीन ले ली है, सिलाई मशीन ले ली है, सिलाई मशीन मैंने बहुत पैसे खर्च करके ली है। सिलाई मशीन की कॉस्ट 15,000 रुपए की आई है। पूरी मशीन घर में आ गई, एक चीज़ बस मिस हो गई है, वो नहीं ला पाए हैं हम। वो ₹2 की सुई है। तो
तो आपको लगता है कि हम जब 15,000 खर्च कर चुके हैं, 2 रुपए की सुई नहीं लेके आए, हमारा काम चल जाएगा? ख्याल में आपको आता है? 2 रुपए की सुई हम नहीं लाए प्रदीप जी साहब, 2 रुपए की सुई नहीं है, मशीन पूरी हम लेकर आए हैं, 15,000 की मशीन लेकर आए हैं। तो क्या बिना 2 रुपए की, ओनली 2 रुपए की सुई से के बिना हमारा काम चल जाएगा सिलाई मशीन का? नहीं चल सकता है ना। कहने कॉस्ट का महत्व नहीं, बात उसकी क्या इंपॉर्टेंस का महत्व है। 2 रुपए की चीज नहीं है, वो पूरी जान है उसकी। आज आप देखेंगे मोमबत्ती कितने की आती है, मोमबत्ती 2 रुपए की भी आती है, 5 रुपए की, 10 रुपए की मोमबत्ती आती है, लेकिन मोमबत्ती छोटी होने पर भी पूरा प्रकाश का काम करती है। जब लाइट हमारे गोल हो जाती है, हमारा इन्वर्टर काम नहीं करता है, तो हम क्या करते हैं? मोमबत्ती ढूंढते हैं ना। तो छोटी सी चीज है, लेकिन काम की कितनी चीज है आप देखेंगे तो हमको लगता है कि कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है। मैं एक बात कहता हूँ, एक बार क्या हुआ कि मैं एक छोटा रूपक बनाया गया। हुआ ये कि 1 और 0 में झगड़ा हो गया, 1 और 0 में झगड़ा हो गया, और बहुत सारे 1 2 3 4 5 6 7 इकट्ठे हो गए और झगड़ा हो गया। सबने कहा कि हम तो कीमत वाले हैं, मैं 2 हूं, मैं 3 हूं, मेरी 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। ये किस काम का है 0? ये कोई काम का नहीं 0, उसको बाहर निकालो यहाँ से। उसको धक्का देके बाहर निकाल दिए समाज ने। 1 to 9 की समाज ने मिलकर के 0 को अपने ग्रुप से बाहर कर दिया। 0 बेचारा आ गया, घूमता दुखी था बहुत बेचारा। क्या करता 0? बहुत दुखी हो गया। मुझे कोई पूछता नहीं है, मुझे कोई नहीं पूछता है, और अकेला उदास निराश सा बैठा हुआ था कोने में, और 1 to 9 के लोग बड़े उछल रहे, देखो हम 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है, 9 है, सब बड़े खुश हो रहे थे। लेकिन 0 बड़ा उदास था, दुखी था। एक संत वहां से निकले, क्या बात है 0 इतना उदास क्यों बैठे हो? कि साहब इन सब ने मिलकर के मुझे बाहर निकाल दिया है, मेरी कोई इज्जत नहीं करता, मेरा कोई मान नहीं है इसमें। तो संत ने कहा बहुत कोई बड़ी बात नहीं, तुम चिंता मत करो, इनके ये तुम्हारे बिना अधूरे रहेंगे। जब 1 के आगे 0 लगेगा वो 10 बन जाएगा, 2 के बाद 0 20 बन जाएगा, 1 के बाद 00 100 बन जाएगा, 1 के बाद 000 हो गया 1000 बन जाएगा। जितने 0 आप बढ़ाते जाएंगे उतनी संख्या बढ़ती जाएगी। कहने को 0 है वो, बहुत छोटी सी 0। 0 माने क्या? 0 माने ताकत कितनी है। तो किसी की अवहेलना करना, किसी को हम छोड़ देना, सब ये बात अच्छी नहीं है, क्योंकि हो सकता है बात छोटी सी और बहुत काम की बात है। ख्याल में आपको आता है? मैंने आपको 2-3 आपको एग्जांपल दिए, आपको ख्याल में आया होगा कि छोटी बात कुछ भी नहीं होती है, हर बात बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक अंतिम बात कह के अपने विषय को आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, वो फैक्ट्री कुछ प्रॉब्लम हो गई, फैक्ट्री चलना बंद हो गई। इतना ज्यादा उसका माल बनता था, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग सब सिस्टम ठप हो गया। 100 लेबर वहां काम करती थी, मैनेजर काम करते थे, कोई के पास कोई काम नहीं बचा। फैक्ट्री टोटली, मशीन टोटली जाम हो गई। और उसके बाद में 2-3 दिन हो गए, बड़े बड़े उसके मैकेनिक आए, कोई ठीक नहीं कर पाया। 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, और 10 दिन से फैक्ट्री बंद है। 100 लोगों का पगार जा रहा है, मैनेजर का पगार जा रहा है, सिस्टम ठप है, माल नहीं बन रहा है, सप्लाई नहीं हो रही है, लोग हल्ला कर रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं उस काम के लिए कि कब होगा, कुछ भी नहीं पता। गांव का एक आदमी था, उसको मालूम पड़ गया कि फैक्ट्री बंद हो गई है। उसने बोला उसके मालिक से कि मैं ठीक करने का कुछ प्रयास करूं क्या? तो मरता क्या ना करता, उसने कहा ठीक है, सबने प्रयास किया, तुम भी प्रयास करके देख लो, कोई बात नहीं है, हो सकता है तुम कुछ कर सको। तो वो गया, उसने एक हथौड़ा लिया, एक हथौड़ा जोर से मारा और मशीन चालू हो गई। कमाल हो गया ये तो। मैकेनिक आके चले गए, बड़े बड़े जानकार चले गए, लेकिन कोई ठीक नहीं कर पाया। एक गांव के व्यक्ति ने ये ठीक कर दिया तो बड़ा खुश हो गया, और उसने कहा कि तुम्हारी फीस कितनी है? वो 3 लाख रुपया। क्या बात करते हो, 3 लाख रुपया की फीस? क्या पागल हो गए हो क्या? इतने से काम के 3 लाख कोई लेता है क्या? तुमने किया क्या है? हथौड़ा बस तो मारा है, हथौड़ा मार करके कोई 3 लाख ले लेता है क्या? उन्हें बहुत बढ़िया शानदार उत्तर दिया, हथौड़ा मारने से तो मशीन चल गई, पर कहां मारना है मुझे पता था। ख्याल में आया? हथौड़ा कहां मारना है मुझे मालूम था, इसलिए इसकी कीमत नहीं है कि हथौड़ा मारा गया है, हथौड़ा कहां मारा गया है इसकी कीमत की जाती है। ख्याल में आता? बात छोटी सी है पर बहुत गंभीर बात है। ऐसी अपन जो बात आप समझने जा रहे हैं, हो सकता है आपको लगे कि कोई खास बात नहीं है ये, इसमें क्या दम है, लेकिन ये दम वाली बात बहुत है।
बहुत बड़ी दम वाली बात है। एक बस हो, चाबी नहीं हो तो बस चल नहीं सकती आपकी। गाड़ी खड़ी हो आपकी, 4 लाख की गाड़ी खड़ी है, पेट्रोल नहीं, आप नहीं, पेट्रोल की कीमत 100 रुपया है और गाड़ी की कीमत 10 लाख रुपए की है, नहीं गाड़ी चलेगी आपकी। बात छोटी, कोई भी चीज ऐसी नहीं हो सकती कि उसका इंपॉर्टेंस नहीं हो। ख्याल में आपको आता है? आइए आगे बढ़ते हैं, अपन विषय से बात करते हैं। ये छोटी बातें और काम की बातें किस तरह से हो सकती हैं, उस पर हम चर्चा अपन स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ कुछ बातें आपको ख्याल में आएंगी। सबसे पहली बात, हम जब अपनी बातें करते हैं, फोन पर करते हैं और कोई भी चर्चा करते हैं, हम क्या बोलते हैं? हेलो बोलते हैं। सब लोग हेलो बोला करते हैं। ख्याल में आया? हर व्यक्ति का एक स्टार्टिंग वर्ड ही हो गया हेलो। और यदि यहाँ तक कि अपन मोबाइल में तो हेलो बोलते ही बोलते हैं, साथ में अपन माइक टेस्टिंग में हेलो बोला करते हैं। किसी को बुलाने में हेलो मिस्टर कम हियर, हेलो मिस्टर, हेलो हेलो बोला करते हैं अपन, है ना? जय हिंद तो बोला ही करते, लेकिन जनरली एक आप देखो, आप कितनी अच्छा बोलने वाला हो तो फर्स्ट में बोलेगा जय हिंद, फिर हेलो बोलेगा। आपको आवाज मेरी आ रही कि नहीं आ रही? हम कई बार ये शब्द रिपीट करते हैं। ये लोग, हिंदू लोग राधे राधे बोला करते हैं, राम राम बोला करते हैं, सीता राम बोलते हैं, हरे माधव बोलते हैं। मुस्लिम लोग सलाम वालेकुम बोलते हैं, जैन जय जिनेंद्र बोलते हैं। नाना प्रकार के शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद ये तो कॉमन ही है, हम ये बोल करके हेलो तो बोला ही करते हैं। जानते इसका रहस्य क्या है? इसका हेलो का मीनिंग क्या है? छोटी सी बात है, छोटी सी बात नहीं, बहुत गंभीर बात है। आप जानते हैं कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? इन्वेंशन किसने किया? किसने क्रिएट किया टेलीफोन को? उसका नाम क्या था? उसका नाम अपन चर्चा कर रहे हैं कि किस व्यक्ति ने। आप देखेंगे इसमें एक वैज्ञानिक का नाम ग्राहम बेल था। ग्राहम बेल के नाम से फोन की रिंग बज रही है, बेल बज रही है, तो बेल के नाम से उसका ही मानो कि एक वर्ड चल गया कि बेल बज रही है, रिंग बजती है ना, टेलीफोन की रिंग बजती है। ग्राहम बेल नाम के व्यक्ति ने टेलीफोन का आविष्कार किया, टेलीफोन को सबसे पहले बनाया। और ऐसा भी एक उल्लेख मिलता है कि टेलीफोन का आविष्कार जगदीश चंद्र बसु ने किया था। हमारे इंडियन के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया। उसकी कोई थीम को किसी ऐसे माध्यम चुरा करके ग्राहम बेल तक पहुंच गई और उसने उसको डेवलप कर दिया, ऐसा भी कहा जाता है। कि जो भी हो, मुझे इससे मतलब नहीं है। फिर बाद में अपन जो बात कर रहे हैं कि आखिर ग्राहम बेल ने क्या किया, तो सबसे पहले ग्राहम बेल ने जो पहली बार जो पब्लिक के सामने उसको शो किया, ये टेलीफोन बन गया है, हम पहली बार आपको दिखा रहे हैं कि ये फोन का क्या यूज होता है, ये फोन मतलब क्या, फोन का मीनिंग माने क्या होता है, और डायल किया। अब ग्राहम बेल की एक पत्नी नहीं, एक प्रेमिका थी, उसका नाम था मार्गरेट हेलो, उसका नाम था। पत्नी तो थी उसकी, लेकिन प्रेमिका भी थी। प्रेमिका मतलब एक अनैतिक महिला से उसका संबंध भी थे। ख्याल में आया? ये अनलीगल था, ये सही नहीं था, ये गलत था, ये लोग की दृष्टि में गलत था। उसका नाम था मार्गरेट हेलो। उसने सबसे पहले कॉल मिलाया, रिंग डायल किया, उसका नंबर घुमाया और नंबर घुमा के सबसे पहला वर्ड बोला, हेलो हाउ आर यू। ख्याल में आया? हेलो हाउ आर यू उसका नाम बोला। अब समझ सकते हैं कि जब उसका नाम बोला गया तो लोगों को नहीं पता था इसकी इसकी प्रेमिका का नाम, इसकी लवर्स का नाम है मार्गरेट हेलो। उसे नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। लोगों को ये लगा कि फोन करने का सिस्टम ये होता है, स्टार्ट में हेलो ही बोला जाता है। और लोगों को तो परंपरा चलती है कि लोगों को बस बिना जाने समझे विवेक के बिना एक अंधानुकरण करने की लोगों की परंपरा है। उस दिन के बाद से सारे के सारे लोग जो वहां उपस्थित थे, जिन्होंने इसको सुना समझा, उनको लगा कि हेलो से ही वर्ड को स्टार्ट किया जाता है, हेलो से बात को शुरू करने की एक सिस्टम है। और तब से लेकर के आज तक हेलो 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 हो रहा। आप समझ सकते हैं कि हम सब लोग भी, अच्छे अच्छे साधु लोग भी, अच्छे अच्छे सज्जन लोग भी, अच्छे अच्छे विचारक लोग भी, जो न्याय की बात, नीति की बात, सत्य की बात, शील की बात करते हैं, वे भी हेलो बोला करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, हम अपने मुंह से, अपने पवित्र मुख से हम एक गंदी लेडी का नाम बोलते हैं, जिसके जीवन में न्याय नीति नहीं थी, जो कुशील का सेवन करती थी। क्या में आपको आता है कितना बड़ा अपराध हो रहा है हमसे, है ना? हम लोग बोले जा रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि आज से हम ये शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। हमारे पास बहुत वर्ड्स हैं, जय जिनेंद्र कहें, भाई साहब कहें, हाँ साहब बोलिए, हाँ जी बोलिए, आप बहुत सारे से आपको शुरू कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं यही वर्ड बोला जाए। और जब आप इसको बोलें तो ये ख्याल में, अरे ये क्या बोल दिया, वहां पे रिवर्स हो जाइए।
आप दोबारा नहीं बोलेंगे, लेकिन आप कंटिन्यूस का अभ्यास करेंगे तो आपके मुंह से वह शब्द निकलना बंद हो जाएगा। और लोगों को बताइए भी कि ये शब्द हमारी भाषा का नहीं, हमारे कल्चर का नहीं, हमारी संस्कृति का शब्द नहीं है। ख्याल में आया? इसलिए हम सब इसका प्रयोग करना बंद करें, वरना हम सब एक कुशील के सेवन का हमको अनजाने में ही पाप लगता रहेगा। अनुमोदना का है ना, तो उसकी तो अनुमोदना है ही हमारे को, तो इससे आप बचने का प्रयास करें। आगे बढ़ते हैं हम सब, अगले पॉइंट पे आते हैं। एक पॉइंट अपना हो गया, आगे अपन नए पॉइंट अपन चर्चा करते हैं। इसके बाद देखिएगा, तोरण मारने की कहानी क्या है। आप जानते हैं गुजरात साइड बहुत चलता है, महाराष्ट्र में भी चलता है, ये सिस्टम चलता है, तोरण मारा जाता है। तोरण मारना माने क्या होता है? जब किसी की शादी होती है, दूल्हा बनता है ना, दूल्हा बनने के बाद में सबसे पहला काम, जब दूल्हा बनकर बारात जाती है लड़की घर पर, तो बारात जो जहां पर वो एंट्री करता है, एंट्री गेट जो होता है, वहां पर तोरण बना होता है। तोरण, अब एक तोरण बंधा हुआ है और तोरण के बीचों में जो एक तोता, एक पैरेट का एक फोटो बना हुआ, आप देखेंगे साइड में एक सीन में, ये जो पैरेट बना हुआ है, देखो अभी पैरेट बना हुआ है, ये तोता बना हुआ होता है, बना होता है एक फोटो फ्रेम में। तो दूल्हा क्या करता है, उस फोटो फ्रेम को, तलवार को टच करता है और उसके बाद वो एंट्री करता है। इसको तोरण मारने की एक परंपरा कहा जाता है। और छोटी सी बात है, इसमें क्या बड़ी बात है, अच्छी बात है, इसमें क्या 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 बड़ी बात होगी, लेकिन इसमें रहस्य दूसरा है। क्या रहस्य है? ये आखिर ये परंपरा शुरू कहां से हो गई? आप जानते हैं परंपरा शुरू कहां से हुई? एक बहुत पुरानी परंपरा है, राजस्थान में चलती थी, और वहां उस गांव में, मेरे पास पूरी कहानी का पूरा डिटेल है, गांव का नाम भी सब कुछ है। उस गांव में क्या हुआ कि वहां पर बारात के समय दूल्हे की शादी जब होती थी, तो दूल्हा बीमार पड़ जाता था, अथवा दूल्हा गिर जाता था, अथवा घोड़े से ही दूल्हा गिर जाता था। बहुत प्रॉब्लम्स कई बार आती थी। अब लोगों को कुछ ना कुछ बहाना चाहिए होता है अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, चुहल करने के लिए, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। उसने कह दिया कि ये जो एक बहुत बड़ा राक्षस है, ये तोता है, ये तोता नहीं, ये राक्षस है। ये राक्षस जो तोते का रूप रख के आता है, तोते को मार दो आप, तो राक्षस मर जाएगा और अपना काम सिद्ध हो जाएगा। हमारे देश में ज्ञानी घर घर मिल जाएंगे आपको, तो बिना मतलब ज्ञान बांटते रहते हैं, उनको पता नहीं पड़ता, लेकिन आदमी को कौतूहल जगाने की परंपरा है, झूठ बोलने की भी लोग शौक होता है लोगों को, पता है। तो लोगों ने कहा अच्छा ऐसा है क्या? अब उसमें लोग बहुत विश्वास करते थे भूत प्रेत के ऊपर, राक्षस वगैरह के ऊपर। तो उस दिन के बाद से उन्होंने तोते को मार दिया। तोते को मारा, सडनली क्या हुआ, कोई पुण्य का उदय काम करेगा और शादी हो गई। अब उसके बाद में हर बार परंपरा चल पड़ी कि तोते को मारना आवश्यक है। कुछ दिन तक तोते को मारते रहे, वो जिंदा तोते को मारते रहे। ये तोता, हर बार तोता कहां से लेके आएंगे? तोते का फोटो को मारना स्टार्ट कर दिया, तो तोरण में मारना स्टार्ट कर दिया। तोरण के बीचों बीच तोते का फ्रेम लगा करके उसमें तलवार मारा करते, फिर उसको अंदर एंट्री करते थे। लोगों को रहस्य नहीं पता पड़ा, और उसके बाद से आज 300 साल हो गए, उसके बाद से हर घर में यही चलने लगा, किसी को कुछ पता भी नहीं है। और आज घर घर में जब जब विवाह होता है, शादियां होती हैं, तो बारात में दूल्हा जो है तोरण मार करके अंदर एंट्री करता है। अब जानते हैं कितना बड़ा पाप है ये घृत मिथ्यात्व का पाप कहा जाता है। कितना बड़ा पाप है ये। इसमें दूसरी बात ये है, इसमें एक संगीत पंचेंद्री तोते को मारने का अपराध भी है। कल प्रतीति ने बताया था कि अनुमोदना का पाप भी लगता है, करने का पाप, कराने का पाप, अनुमोदना करने का पाप। यहाँ हमने किसी को मारा हुआ नहीं है, लेकिन मारने का भाव तो किया है कि तोते को मुझे मारना है। तो आप इतने अच्छे काम में आप मंगल विवाह नाम देते हैं, शुभ विवाह नाम देते हैं, तो उस शुभ विवाह वाले का में खोटा काम करके एंट्री करते हैं। तो कोई विचार करना चाहिए, जो हम काम कर रहे हैं उसका रहस्य क्या है, कि क्यों वो काम करना चाहिए। आप बोले मुझे तो पता नहीं सर, हम तो करे जा रहे हैं। क्यों करे जा रहे हैं आप? नहीं करना चाहिए ना। जिस काम का आपको रहस्य ना पता हो, कारण ना पता हो, उसका मीनिंग नहीं पता, वो काम करना क्यों अपने को? हर काम परंपरा से नहीं किया जाता, कुछ काम हर काम विवेक से, विचार से किया जाता है। इसलिए एक बात आपसे सिद्ध करना है कि हम सब इसको बंद करें, अन्यथा हमें अनावश्यक रूप से किसी जीव को मारने के अपराध का फल तो भोगना ही पड़ेगा। अपन आगे बढ़ रहे हैं अगले पॉइंट की ओर, ठीक है। अगला पॉइंट बहुत बढ़िया है। अगला पॉइंट क्या है देखिएगा, आप सब देख रहे हैं ये नारियल है, और नारियल को जो तो फोड़ने की परंपरा है हमारे यहाँ। कोई भी काम, शुभ काम होता है तो नारियल फोड़ा जाता है।
और हिंदू समाज के हर मंदिर में नारियल को फोड़ने की परंपरा है। जब हमारे गृह प्रवेश होता है, वास्तु होता है, नई गाड़ी ली जाती है, नई गाड़ी के टाइम हम गाड़ी के टायर के नीचे, पहिए के नीचे वो नारियल रख देते हैं और गाड़ी आगे बढ़ती है, नारियल फूट जाता है। नींबू रखने की परंपरा भी है, नींबू को फोड़ा जाता है, होता होगा। फिर नारियल को फोड़ेंगे, उसके नारियल निकालेंगे, फिर तुम थोड़ा तुम खाओ, थोड़ा तुम खाओ, थोड़ा तुम खाओ, सब खा पी करके बराबर कर देते हैं। देखा होगा आपने ये तो। आखिर इसका रहस्य क्या है? नारियल क्यों फोड़ा जाता है? ऐसे ही हमारे नारियल को जिन मंदिर में साबुत चढ़ाने की परंपरा है, गोला, उसका धवल, वो पूरा पैक नहीं, पूरा धवल निकाल करके चढ़ाने की परंपरा है हमारे यहाँ। तो उसको धवल करके निकालने की परंपरा है, लेकिन ये परंपरा नहीं हमारे यहाँ फोड़ने की, लेकिन फोड़ने लगे हमारे यहाँ। जैन समाज के लोग नारियल फोड़ने लगे हैं। अब उसका रहस्य क्या है? किसने कहा नारियल फोड़ने के लिए आपको? कहाँ सीखा था? किसने बताया था? उसका रहस्य मालूम है कुछ आपको? देखो मैं आपको बताता हूँ, है ना, ये नारियल है, ये नारियल है, बराबर है। जैन दर्शन में नारियल को 3 रूप से कहा गया। इसे जो ऊपर से है ना, ये इसमें 3 पार्ट है इसका। ये जो कहना चाहिए बाहर का पार्ट है, एक इसका ये जो ठोस है, टाइट है, ये है। उसके अंदर का गोला निकलेगा, उसमें एक लेयर और होगी ब्राउन कलर की, एक वो लेयर, अंदर व्हाइट रहता है। तो 4 हो गई, ऊपर का ये, फिर ये, उसके अंदर की लेयर ब्राउन रंग की, उसके अंदर का व्हाइट, बराबर है। तो हमारे यहाँ जिनवाणी में आचार्यों ने एग्जाम्पल दिया, नारियल को इसे कहा है नो कर्म। इसे क्या कहा है? नो कर्म। बाहर का जो छाल है ना, ये शरीर है, ये शरीर की तरह ये है, इसे नो कर्म कहा जाता है। नो कर्म माने शरीर से संबंधित संयोगों को, शरीर को, गाड़ी को, बंगले को, मोटर को, धन को, संपत्ति को, नौकर चाकर, इस क्या है ये, इसको नो कर्म कहा जाता है। ख्याल में आता? नो कर्म यानी कर्म नहीं है, इसे नो कर्म कहने की परंपरा है। ख्याल में आता है? शरीर को भी नो कर्म कहा जाता है। ये लैपटॉप भी नो कर्म है, ये कैमरा भी नो कर्म है, कीबोर्ड भी नो कर्म है, ये माउस है, ये भी नो कर्म है। ख्याल में आया? जो हमसे संबंधित वस्तु है, जिसको हम अपना मान रहे हैं, वो सब नो कर्म के उदय से प्राप्त होता है। तो ये जो हिस्सा है बाहर का नारियल का, ये कुछ छाल कहते हैं, जटा कहते हैं हमारे यहाँ, तो इसको नो कर्म कहते हैं, बराबर। इसके अंदर का जो पार्ट है, ये ठोस जो पार्ट है, इसको कहा जाता है द्रव्य कर्म। इसे क्या कहता है? द्रव्य कर्म। और द्रव्य कर्म के बाद जो हम और अंदर का गोला निकलेगा, उसका जो ब्राउन कलर के उसके जो लेयर है, उसे कहते हैं भाव कर्म, बराबर है। ज्ञानवर्णी, रचनावर्णी, मोहनी, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, ये तो है द्रव्य कर्म, ये इसके ठोस की बातें हैं। उसके अंदर पतली सी लेयर और है ब्राउन, उसे कहा भाव कर्म कहा। राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया लोभ के परिणामों को भाव कर्म कहा जाता है। क्या हमारा आपको संकेत बेटा? हाँ, अब इसके बाद में अंदर जो धवल निकला, गोला निकला, गोल निकला, उसे कहते हैं, वो शुद्ध आत्मा है। वो आत्मा कहा जाता है उसको। तो वो आत्मा है, आत्मा धवल है ना, नो कर्म उसके अंदर है ना, उसके द्रव्य कर्म है ना, भाव कर्म है, वो धवल है। नारियल जिस तरह गोल सफेद होता है, स्वच्छ होता है, वैसे ही मेरा आत्मा धवल है। उज्ज्वल हूं, कुंद धवल हूं, प्रभु पर से न लगा हूं किंचित भी, फिर भी अनुकूल लगे उन पर करता विमान निरंतर। अपन पढ़ते हैं पूजन की लाइन में पढ़ते हैं अपन, तो ये 3 प्रकार का होता है। अब अपन वापस अपने विषय पर आते हैं। बात तो चल रही थी फोड़ते क्यों है, इसके पीछे बहुत बढ़िया कहानी है। प्राचीन समय में हमारे देश में बलि परंपरा चलती थी। बलि, भगवान महावीर के टाइम भी बलि परंपरा चला करती थी। और उस समय बलि परंपरा इस तरह इतना ज्यादा उसका प्रकोप था कि वहां के हिंदू समाज के साधु वो हवन कुंड करते थे। हवन, बड़े बड़े हवन कुंड होते थे, जहाँ यज्ञ किया जाता था। और अकेले अब तो 2x2 का हवन कुंड बनने लगा है। उस समय तो 15-15 फीट का हवन कुंड बनाया जाता था। बड़े गड्ढे हैं, उसमें आग जलाई जाती थी। और जिंदा बकरी को डाल दें, गाय को डाल दें, हिरण को डाल दें, ऐसा उसको होम किया जाता था। पशुओं को मारने की परंपरा चला करती थी। बलि परंपरा को बलि परंपरा कहा जाता था। तो वो कम होती होती का आज भी साउथ में कई जगह, बिहार में, झारखंड में, नेपाल में हर साल महोत्सव होता है बलि देने के नाम पर। नेपाल में एवरी ईयर, हर साल नेपाल में एक महोत्सव होता है। वहां पर बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहां पर हर साल लाखों भेड़ को और बकरों को सबके सामने काट दिया जाता है।
उसका सीन देखोगे आप घबरा जाओगे आप, इतना भयंकर सीन होता है। पूरा ग्राउंड लाल रंग का होता है, पूरा ग्राउंड लाल है, कहीं एक इंच जगह भी नहीं होती जहां पर खून का बूंद आपको ना दिखेगी। और पास में उसकी नदी बहती ग्राउंड के पास में, तो कम कई किलोमीटर तक उसका पूरा पानी रेड हो जाता है, इतना ज्यादा खून बहता है उसमें हर साल। झारखंड में बलि की परंपरा चलती है, साउथ में चलती है परंपरा। फिर कई लोग और सुधारक लोग आए, कहीं ने विचार किया अच्छी बात नहीं है, तो पशुओं को मारना क्रूरता है, क्रूरती कहलाएगी, तो इसको काम नहीं करना चाहिए। तो लोगों ने इसको कम करना चालू कर दिया। अभी हमारे इंडियन कैप्टन जो रहा महेंद्र सिंह धोनी ने अभी कुछ साल पहले रांची में एक मंदिर है, वहां पर 22 बकरे की बलि चढ़ाई धोनी ने। ख्याल में आता आपको? अब मैं अपनी बात पे वापस आ रहा हूं, तो ये नारियल कहां से घुस गया बीच में। आप देखेंगे साउथ में जो मद्रास का एरिया है, तमिलनाडु के अंदर का एरिया है, वो आज भी वहां पर कद्दू को काट करके रखा जाता है। कद्दू मतलब कद्दू क्या होता है? कुमड़ा है ना, बड़ा फल आता है कद्दू, उसको रखा जाता है। वो क्या करते हैं, कद्दू को 2 हिस्से करते हैं और लाल रंग से पोत देते हैं, सिंदूर पोत देते हैं। तो हम जब पौनूर जाते हैं और तमिलनाडु जाते हैं, कई बार हर साल जाने हमारा होता ही होता है वहां, तो कई परिचित लोग भी हमारे साथ में होते हैं जो तमिल जानते हैं। तो हमने एक बार ये सब देखा कि वो घर के बाहर जो है, हर घर के कोई भी काम शुरू करेंगे वहां पर, तो एक कद्दू को काट करके 2 हिस्से करेंगे और उसमें सिंदूर पोत देंगे। मैंने पूछा उनसे कि ये क्या है, ये क्यों कद्दू को आप काटते हो? तो तमिल में पूछा, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ बलि परंपरा चलती है। ये मानो ये कद्दू तो किसी का धड़ है, किसी का ये चेहरा है, चेहरे को उन्होंने काट दिया और खून की धार निकली, इसके प्रतीक माना जाता है। तो खून की धार मानो सिंदूर लेपन कर दिया, तो वो घर के बाहर रखा जाता है उसको, और मानो धड़ है ये ऐसा। तो इस तरह से उसमें बलि परंपरा का ही भाव उसमें रहता है। अब और आगे बढ़े, कई जगह और परंपरा चेंज हुई, तो नारियल में भी बलि की परंपरा का भाव रखने लगे। कैसे रखने? अब देखो, जब इसको छीलेंगे ना आप, इसको आप जब छीलेंगे तो आपको इसमें 3 आंख दिखेगी। ऐसा समझिएगा, ये जो है ना हिस्सा, ये किसी का सिर है, बराबर है, उसके बाल हैं, उसके ये चेहरा है, और चेहरे में आपको दिखाता हूं कैसे। देखो आप, ये देखिएगा, ये दिख रहा है आपको? क्या लग रहा है आपको? ये 3 इसके एक 2 उसकी आंखें हो गई, इसका एक मुंह हो गया, दिख रहा होगा आपको? नहीं लग रहा आपको किसी के चेहरे की भांति? अब ये ऐसा लगता है कि किसी का हमने किसी का सर हम लेकर आए हैं, इसको तोड़ा जाता है, तो इसमें फटाक सी आवाज भी आती है। आपको मालूम है हमारे यहाँ हिंदू समाज में किसी की शव जाता है, अर्थी जाती किसी की, तो अर्थी के टाइम जब जलाते हैं ना उसको, तो उसका जो शमशान घाट का जो वो होता है व्यवस्थापक, जो का बताता है, समझो पंडित बनता है वहां का, जो वो एक काम और बोलता है, उसके सर में आप डंडा मार दीजिए आप। तो वो जो बेटा हो, जो भी इसकी बॉडी को आग देता है, तो वो जाता है और जोर से सर में एक डंडा मारता है, बांस मारता है, फटाक से जोर से, फटाक ऐसी जोर से आवाज आती है, मतलब खोपड़ी फूट गई इसकी। ख्याल में आया? ऐसी इसमें भाव होता है, एक खोपड़ी फोड़ने का भाव आता है। तो आप समझ सकते हैं कि अब मैं कह रहा हूं कि इसमें क्या मजा आपको आया। तो ये आपने जैसे फोड़ा तो फटाक की आवाज आई, तो ये बलि की परंपरा का भाव इसमें आ गया। अब जैन समाज के लोग हैं, जैन कुल के लोग हैं, या हिंदू समाज की सही, हिंदू धर्म को मानने वाले, जहां पर लोग अहिंसा करते हैं, हिंसा नहीं करते, वो लोग भी, ख्याल में आए, वो लोग भी जब ये काम करते हैं, तो आप जाने अनजाने इस बलि का अपराध है इसमें, एक संगी पंचेंद्रिय जीव को मारने का अपराध। ख्याल में आपको आता कितना बड़ा अपराध हो रहा हमसे? बात छोटी सी है, इतनी सी बात है, लेकिन कितनी बड़ी बात है ये। बात छोटी सी है, छोटी बात है, पर काम की बात है। ख्याल में आया? मैं कई बार कहता हूं, कई बार बताता भी हूं बच्चों को पता ही नहीं होता कि क्या है ये। अभी भी देख लो आप, अब आप घर में भी आप देख सकते हो अपने आप निकाल कर, क्या ये नहीं लग रहा है आपको ये कि ये किसी का सिर हम लेकर घूम रहे हैं यहाँ पर? नमन नहीं लग रहा आपको? शौर्य का लग रहा है कि नहीं लग रहा? सम्यक लग रहा है ना? तो आप समझ सकते हैं इसमें। आप जब कभी आप दोबारा इसको देखेंगे, तो आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी हम नारियल को फोड़ें। अनंत ख्याल में आ रहा बेटा आपको? हाँ चेतेश्वर,
ये बात बहुत छोटी सी है कि मेरे पास मैं कितनी बातें आपको बताऊंगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ट्राई करूंगा जितना हम अपने समय में आपको बता सकने का प्रयास करें। इतना सारा मैटर, इतनी सारी बातें लगता है कि बोलते जाओ और इतने मुझे लगता है कि आज हमारे पास 70 बच्चे हैं, 70 आज व्यूअर्स हैं, देख रहे हैं, तो यदि 7 लोग भी इस बात को समझ पाएंगे तो मैं समझता हूँ जब 20 जगह बोलेंगे तो 150 लोग हो जाएंगे हमारे पास। वो 150 लोग 10 जगह और कहेंगे तो वो 1500 लोग हो जाएंगे। 1500 और दो को बोलेंगे 3000 लोग हो जाएंगे। आपकी परंपरा आगे बढ़ेगी। तो ये प्रभावना का काम होगा। ये प्रभावना है जैन शासन की। ये किसी को आप बलि के अपराध से बचाने का भाव करेंगे फिर आप, ये क्रम बढ़ता जाएगा और एक दिन ऐसा भी आएगा कि बहुत सारे समाज में ये काम बंद हो जाएगा। शुरुआत कहीं ना कहीं से हमें करना ही पड़ेगी। ख्याल में आप आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी बातें जितनी करना चाहें अपन करेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इसके बाद देखिएगा, हम जब छोटे थे तो हमारे घर में बिस्किट आया करते थे। आपने भी देखे होंगे एनिमल शेप की बिस्किट आती हैं, आप देख रहे हैं अभी भी आती हैं बिस्किट। तो इसमें एनिमल बने हुए हैं, लॉयन बना हुआ है, एलिफेंट बना हुआ है, और साइड में देखेंगे कछुआ बना हुआ है, पिग बना हुआ है, मगरमच्छ बना है, उल्लू बना हुआ है, ऊंट बना है, मछली बनी हुई है, तितली बनी हुई है, सब बने हुए हैं, दिख रहे होंगे आपको। तो ये आप खाते हैं ना। वैसे तो मेड इन मार्केट कोई चीज खाना ही नहीं चाहिए। क्यों खाना मेड इन मार्केट? अपने को जैन कुल में यदि कोई जन्मा हुआ जीव है, जैन आचरण पालन करता है, तो मेड इन मार्केट कोई चीज नहीं खा सकता। फिर भी यदि हम खाते ही हैं तो इतना तो ख्याल रखें कि हमको इन शेप वाले बिस्किट नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्या प्रॉब्लम है इसमें खाने में? आपको मजा आता है? आपको जानते हैं, हम बहुत छोटे थे, जब 5 साल 10 साल की उम्र के होंगे, हमारे बम्बई की मिठाई आया करती थी। बम्बई की मिठाई, बड़े लोगों के ख्याल में होगा बम्बई की मिठाई क्या कहता है। एक आदमी डमरू लेके आता, डंग ऐसे डमरू हो जाता था, और एक मोटे से बांस में एक बम्बई की मिठाई आती थी, लंबी लंबी लेयर का, खींचता था वैसे करके, तो खींचता था वो चिड़िया बना देता था, वो बंदर बना देता था, वो कुछ बना के आइटम हमको बना के देता था। उसको बम्बई की मिठाई बोला करते थे हम लोग। क्या है प्रदीप जी आपको? हाँ, और हम लोग खाते थे उसको शौक से। छोटे थे ना, बच्चे थे, इतना विवेक नहीं था, बुद्धि भी काम नहीं करती थी, पर मजा खाने में बड़ा मजा आता था हम लोगों को। तब ये देखो, ये हमने चिड़िया की पूंछ खाई, ये चिड़िया का हमने टांग खा ली, चिड़िया की हमने मुंह खा लिया, बड़ा मजा आता था। वो मजा है ना, सजा बन जाएगा। वो ऐसा 10 मिनट का मजा, 15 मिनट का मजा, 2 मिनट का मजा, वो मजा सजा बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि वो सजा इसलिए बन जाएगा, जितना दोष प्रत्यक्ष रूप से जीवों को खाने में मारने में है, उतना का उतना दोष इस प्रतीक में, सिंबॉलिक रूप से खाने में भी है। ख्याल में आता है? इसलिए मेड इन मार्केट खाना ही नहीं, और खाना भी है, आपका मन नहीं माना, इतना तो ख्याल रखें कि हम इस शेप वाली बिस्किट से दूर होकर के खाएं। आपको और दिखाता हूं क्या क्या चीज चलती है, उसको भी आप देखिएगा। हो सकता है कि आप खाते हो, आपको छोड़ने का मन हो जाए। ये आजकल ये शेप वाली टॉफियां भी आती हैं, आजकल ये घर में भी बन जाती है। हमारे घर में ये शेप वाली नहीं, पर हमारे गोल शेप वाली होती है, वो बनती है हमारे यहाँ। और ये इसका जो सांचा है, इसका फ्रेम यही सेम टू सेम यही है। अब देखो इसमें क्या बना, बच्चों को बड़ा मजा आता है। आगे छोटी डिब्बियों में सब टॉफियां आती है, सब शेप की बनी हुई होती है, बड़ा मजा आता है। आप लॉयन खा जाते हो, आप रैबिट खा जाते हो, आप सुअर खा जाते हो, आप माउस खा जाते हो। ख्याल में आता है? और आगे देखिएगा, ये घर में भी आपके यहाँ हो सकते हैं, ये सब चीजें आपके यहाँ। ये जो पिकॉक का पूरा आपके यहाँ बेडशीट है, तुम्हारे हमको अच्छे लगते हैं डिजाइनर, बच्चों के रूम में बड़ा मजा आता है देखने में। आपको तो एलिफेंट बना हुआ है, जेब्रा बना हुआ है, बिल्ली बनी हुई है, बड़ा मजा आता है देख करके। अच्छा, मजा तो आएगा ना आपको। तो गति गड़बड़ होगी तो मजा तो आएगा, दुर्गति में जाना है। अब उसमें दोष क्या है? दोष कुछ नहीं है। जब आप सोएंगे तो आप इनके ऊपर सो जाएंगे। हमारे नीचे पिकॉक है, हम ऊपर सो गए आराम से। हमारे लॉयन है, हम सो गए आराम से। साड़ियां भी आती होंगी, साड़ी भी आती होंगी, कई ऐसे आते हैं। आप जानते हैं, अरे तिर्यंच गति में जाना ही कितना महापाप का होता है। कोई जीव महापाप से तिर्यंच गति में जाता है, जहां पर गाय बनना पड़े, भैंस बनना पड़े, चूहा बनना पड़े, बिल्ली बनना पड़े, कुत्ता बनना पड़े,
ये कोई सामान्य बात है? महापाप की बात है, महापाप का उदय की बात है। हमने उसकी बेडशीट घर में लाके लगा ली, हम आराम से लेटे हैं उसके ऊपर, हमारे नीचे सब दबे हुए हैं। आप कहेंगे इसमें कुछ नहीं होता, इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत तो कुछ नहीं है। दिक्कत ये है कि आपको अपराध का पता नहीं है। जाने में अनजाने में कोई भी काम होगा, दोष तो लगेगा ही लगेगा। किसी को नहीं पता है कि अनछने पानी में दोष है, लेकिन आप पानी पिया जा रहा है तो वो तो दोष लगेगा ही लगेगा। नहीं पता है तो भी, पता है तो भी। ख्याल में आया? किसी को नहीं पता, कईयों को नहीं पता कि आलू खाने में अनंत जीवों के घात का दोष है। नहीं पता होगा, कोई बात नहीं पता होने तो उसको पता ही नहीं था ना। एक बात पूछता हूँ सिंपल सी, एक बहुत सिंपल बात पूछता हूँ, स्मिथ अलर्ट रहो। एक बात पूछता हूँ, हम टीचर रहे कभी, आप भी बच्चे स्कूल जाते होंगे। हम कल स्कूल नहीं गए, स्कूल हम एक दिन बंक मार दिया, हम स्कूल नहीं गए। तब हम एक दिन बाद स्कूल पहुंचे, मैम ने पूछा कि होमवर्क किन किन बच्चों ने नहीं किया। तो हम बैठे रहे, उठे ही नहीं सीट से अपने। मैम ने पूछा कॉपी लेके आई अपनी आप, हम कॉपी ले गए मैडम के सामने। तो होमवर्क क्यों नहीं किया आपने? हमने बहुत सिंपल सा आंसर दिया, मैम मुझे पता नहीं था, डोंट नो व्हाट इज द होमवर्क। अच्छा, मेरा प्रश्न आपसे है कि आपको नहीं पता है होमवर्क क्या दिया गया था, तो मैम आपको शाबाशी देगी, बहुत वेरी वेल डन बेटा, आपको पता नहीं है, कितनी अच्छी बात है ये तो। एक ताली बजाएं, क्लैपिंग फॉर गुड बॉय। अच्छा, तालियां मिलेंगी, ये गालियां मिलेंगी, ये डंडे पड़ेंगे, कि मुर्गा बनना पड़ेगा, कि क्लास से बाहर होना पड़ेगा, तब में क्या करना होगा? बाहर जाना पड़ेगा, कि पनिशमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैं एक बात पूछता हूं, आखिर गलती क्या हो गई? उसने सच कहा है ना, उसने यही तो कहा है कि मैं कल स्कूल नहीं आया, मुझे नहीं पता। इसमें दिक्कत क्या है? सच बोलने का दंड मिलता है क्या? वो उतना देगा इसका? मैं प्रश्न सिंपल पूछता हूं, उसने झूठ कहाँ कहा? सच तो कहा है ना। तो सच बोलने पर मैडम का प्लीज आउट ऑफ माई क्लास क्यों कहा? ऐसा पनिशमेंट क्यों दिया? मैं सिंपल प्रश्न, आके पनिशमेंट क्यों मिला है? उसको सच बोलने पर पनिशमेंट क्यों दिया जा रहा है? कौन बता सकता है? हाँ स्मिथ बोलो बेटा। क्योंकि जैसा आपने कहा, अज्ञान का भी पाप लगता है। नहीं, यहाँ पाप पुण्य की बात नहीं है बेटा, यहाँ तो बहुत सिंपल बात कर रहे हैं कि आप पाप पुण्य को घर में छोड़ दो। अभी तो हम पाप पुण्य की बात नहीं, हम बहुत सिंपल बात पूछ रहे हैं। उसने स्कूल में इतना ही तो कहा है कि मुझे नहीं पता था मैडम, आई डोंट नो, मुझे क्या होमवर्क दिया है, मुझे नहीं पता, मैंने होमवर्क नहीं किया। मैं इसमें पनिशमेंट की कौन सी बात हो गई? क्योंकि हमें कुछ हुआ नहीं था, हमें कोई एतराज नहीं था स्कूल जाने में, इसलिए हमने बंक किया। नहीं, अभी आंसर प्रॉपर नहीं। सॉरी का बताएगी, बता बेटा। एक मिनट, हाँ सर अनम्यूट करियो अपने आप। अज्ञानता के कारण। नहीं, बहुत सिंपल हमको चाहिए, आपके लैंग्वेज जैन धर्म के अनुसार है, बहुत सिंपल लैंग्वेज चाहिए। आखिर उसका पनिशमेंट क्या था? पता करना था ना कि क्या क्यों दिया? कि उसे अगर वो स्कूल जाता तो उसे पता चल जाता कि क्या होमवर्क है, लेकिन अब वो स्कूल नहीं गया तो इसमें उसकी गलती है। तो नहीं गया ना, नहीं गया तो वो बीमार हो गया तो नहीं गया स्कूल, कोई बड़ी बात क्या, नहीं गया स्कूल। उसने सच ही तो कहा था। मैं चाहिए थी यार बहुत बढ़िया, ये सही आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर मिला आपका। एक बार मैं पूछता हूँ भक्ति कानपुर से, बोलो बेटा। क्योंकि उसके मैम को लगा होगा कि वो झूठ कह रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं लगा, वो सच कह रहा है। हम भी क्या सच कह रहे हैं ना, सच ही कह रहा है कि स्कूल इसलिए नहीं गया कि स्कूल नहीं गया था वो बड़ी बात। आप भी स्कूल नहीं जाते, इसमें क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम क्या है इसमें? हम तो सिंपल ही बात, बहुत आपको मेरी बात ख्याल में नहीं आ रही, मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं इतनी बात कह रहा हूं। उसने बिल्कुल सच कहा ना कि मैं स्कूल कल नहीं आया था, मुझे नहीं पता था होमवर्क क्या मिला, मैंने होमवर्क नहीं किया है। इसमें प्रॉब्लम क्या हुई मैडम को? मैडम क्यों इतना गुस्सा कर रही है उसको, क्यों बाहर निकाल रही क्लास से उसको? मतलब ये सच बोलने का अपराध क्या है? कुसुम जी आप बताएंगी, बोलिए। मैडम को लगा कि सच बोल रहा है, या हो सकता है झूठ भी बोल रहा हो। वो सच बोल रहा था, लेकिन मैडम को लगा ये झूठ बोल रहा है। मतलब मैडम फोन भी कर लिया, उसके पेरेंट्स को पूछ भी लिया
कि ये बीमार था, कोई भी काम था, सच अब सिद्ध हो गया, अब क्यों पनिशमेंट दिया जा रहा है उसको? वैसे मैडम को देना नहीं चाहिए। बराबर देना नहीं चाहिए, ठीक बात है। हाँ, ठीक, आपकी बात, अभी भी आंसर प्रॉपर नहीं आया। यदि ये बात अब ख्याल में आ जाएगी तो सब कुछ ख्याल में आ जाएगा, पूरा विषय क्लियर आपको हो जाएगा। हाँ, काजल जी कहाँ गए? हाँ बोलिए, अनम्यूट करिए अपने आप को, बोलिए। उसने जानकारी नहीं की कि उसको कल क्या पढ़ाया गया, क्या होमवर्क दिया। उसको जानकारी करना चाहिए, दोस्तों से या टीचर से पूछना चाहिए, तभी उसको पता चलता कि उसको वर्क क्या करना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। ये सिंपल इतना ही आंसर था भाई। आप स्कूल नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन आप सिस्टम क्या है? सिस्टम ये कि अपने फ्रेंड को फोन करते हैं, अपने जो आपके क्लासमेट को फोन करते, उसको पूछते हैं कि मैडम ने आपके क्या पढ़ाया, मैडम ने आज क्या होमवर्क दिया है। मतलब आप 5 दिन शादी में जाओगे तो 5 दिन का गप्पा मार जाओगे क्या? 10 दिन मान लो कोई घर में बीमार होगा, 10 दिन गप्पा मार जाओगे, पढ़ाई नहीं करोगे? क्या कहना चाहते हैं आप एग्जाम में भी ये लिखोगे कि जिस समय ये लेसन पढ़ाया गया मैं स्कूल नहीं आया था, इसलिए मुझे छोड़ दिया जाए। अच्छा, आप स्कूल नहीं आए, बहुत मेहरबानी है आपकी, आप स्कूल नहीं आए, आपको मैं पास कर देता हूँ। ये सिस्टम नहीं है। सिस्टम ये आपको पता करना चाहिए था कि आपको आपने होमवर्क क्या दिया है, लेसन में क्या पढ़ाया, आपकी ड्यूटी, ये ड्यूटी है, हम स्टूडेंट है, एज स्टूडेंट माय ड्यूटी है ये कि हमें पता करना चाहिए था। ओके, ऐसे ही ये चीज हमको नहीं पता है कि जमीकन खाने में दोष क्या है, अनछने पानी में दोष क्या है, गर्म पानी फेंकने में दोष क्या है, शेप वाले बिस्किट खाने में दोष क्या है। तो पता क्यों नहीं? पता होना ड्यूटी, एज ए श्रावक माय ड्यूटी, हम पता करें कि हमको क्यों नहीं खाना। क्या सब पता होना चाहिए? क्यों नहीं पता है आपको? पता होना चाहिए। एक बहुत सिंपल बात पूछता हूँ, बहुत सिंपल बात, तनीषा, सिंपल बात। सिंगापुर गए और सिंगापुर में कुछ भी कचरा फैलाना मना है। हमको आदतें पड़ी इंडिया की, कुछ भी खाया रैपर फेंक दिया, केला खाया छिलका फेंक दिया, कहीं भी पेशाब कर लिए खड़े। इंडिया है ना अपना, ये तो चलता है यहाँ तो। हम सिंगापुर गए, सिंगापुर में टॉफी खाई और टॉफी का रैपर उठा करके फेंक दिया। 1 सेकंड में साए पुलिस वाले खड़े हो गए, फाइन। और तो उसने पूछा कि किसका फाइन है भाई? बोले आपने रैपर क्यों फेंका? बोले सिंपल सा आंसर दिया, रैपर का मतलब क्या है? बोले यहाँ का सिस्टम ये है कि यहाँ रैपर फेंकने पर आपको फाइन लगेगा। तो उसने बहुत सिंपल आंसर दिया, मुझे नहीं पता था आप क्या का नियम क्या है। उसने सही बोला। मेरा प्रश्न है कि आप उसको क्यों पनिशमेंट दे रहे हैं? इंडियन है बेचारा, भोला भाला इंडियन बेचारा। इंडियन लोग बहुत भोले भाले होते हैं। तनिषा बताओगे बेटा, आखिर क्यों उसको पनिशमेंट फाइन किया जा रहा है? उसे पता नहीं था, लेकिन उसे पता करना चाहिए था, उसे पता होना चाहिए था। हाँ, बराबर, पता होना चाहिए ना, ड्यूटी है। आप सिंगापुर जा रहे हो तो पता नहीं करोगे वहां का वीजा लिया है, वहां का पासपोर्ट लिया है, पता नहीं करोगे? पता होना चाहिए था। पुलिस वाले कोई एक्सक्यूज नहीं करेंगे आपका कि आपको पता नहीं था, आप इंडियन हो, पहली बार आए, कुछ एक्सक्यूज काम नहीं आएगा। फिर तो किसी का मर्डर करोगे आप, आपको जेल मिलेगा। अब जज साहब मुझे नहीं पता, किसी को मारने पर फांसी मिलती है। अच्छा, पता नहीं था तो छोड़ देंगे आपको? नहीं छोड़ सकते। ऐसे जैन शासन में ये स्पष्ट नियम है, आपको कुछ भी खाना पीना, चलना उठना, बैठना, बोलना पता होना चाहिए, हमारी ड्यूटी है, पता होना चाहिए था। सब पता है हमको हर चीज के बारे में, गूगल क्या करता है, ये क्या करता है, घर में क्या बनना चाहिए, सब्जी कैसे बनती है, केक कैसे बनता है, आइसक्रीम कैसे बनती है, कैसे खाया जाता है, सब पता है। ये को नहीं पता फिर हमको? पैसा कैसे कमाना चाहिए, लॉकर में कहाँ रखना चाहिए, पैसा रखा जाता है, कचरा फेंका जैसा नहीं पता हमको? कचरा घर से बाहर फेंकना है, गोल्ड को अंदर छुपा के रखना है, नहीं पता? अपने मतलब सब चीज पता है, तो ये क्यों नहीं पता आपको? हम ये सब प्रमाद में जाएगा। आपका पता होना हमारी ड्यूटी है, पता होना चाहिए था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, समय आपका हो गया। थोड़ा समय भाई आपको क्वेश्चन के समय दूंगा, आप चिंता नहीं करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके होंगे, ट्राई करूंगे आपको थोड़ा समय आपको उसके लिए देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो बच्चे हमारे गेम्स खेलते हैं, पबजी, नाम ही इतने गंदे हैं इसके, तो पबजी और जो भी जो गेम आते हैं, वहां कितने लोग मरते होंगे? कोई नहीं मरता, लेकिन कितने भाव मरने के होते हैं। नकली चित्र है, भाव असली होते हैं। क्या नहीं आता? ये मारियो गेम आ गया, कॉन्ट्रा गेम आता है, बड़े बड़े गेम आते हैं, यहाँ फायरिंग होती है, बमबार्डिंग की जाती है, बमबार्डिंग करके मारा जाता है। वहां कितने लोग मर रहे? एक भी नहीं मरता वहां, तो एक भी नहीं मरा। लेकिन नकली फोटो में भाव अपने असली होते हैं। भाव असली, फोटो नकली। फोटो क्या चित्र है ना, क्या है? नाम है यहाँ, फोटो में कौन है? स्क्रीन बस तो है ही।
लेकिन ये भाव असली है। यदि आपको सुनने का भाव है तो आपके भाव के पुण्य लग रहा है। तो फोटो है नकली या फोटो का बिंब मात्र है या एक इमेज बस सामने दिख रही है, लेकिन हमारे भाव है इस समय में वो सब असली भाव है। यहाँ कोई नहीं मरता यहाँ तो, लेकिन ऐसे गेम खेले जाते हैं WWF के नाम से, बड़े बड़े हम सब देखते हैं, और कितने हमारे भाव उसमें बिगड़ जाते हैं। बिगड़े भाव बिगड़ा, भाव बिगड़ा, भाव बिगड़ा, भाव बिगड़ा, भाव सुधरा, भाव सुधरा। क्या बोला, ख्याल में आया? ये पंच लाइन है, जिनवाने की पंच लाइन है। क्या पंच लाइन बोली? भाव बिगड़ा, भाव बिगड़ा, भाव सुधरा, भाव सुधरा। क्या करना, क्यों खेलना है ऐसे गेम अपने को? जिससे हिंसा हो, हिंसा का पोषण हो, हिंसा की बातें इसमें आती हो, या क्रूरता के परिणाम हो। यस यस यस, आई गॉट इट। ये क्या है? ये पागल वागल हो गया अपन लोग? कुछ नहीं हुआ ना, फिर कुछ नहीं होता है। तो कोई भी गेम खेलने, आप एक तो गेम बहुत लिमिटेशन में खेलना, आंख भी खराब होती है, बहुत प्रॉब्लम बहुत होती है, लेकिन जितना बने उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन जल्दी से। आगे देखिएगा, भोजन छोड़ देते हैं हमारे घर के बच्चे। हम भोजन करते हैं, पसंद नहीं आता है, हमारी मन की चीज नहीं बनी, ले ली थाली में हमने और छोड़ दिया जाता है। आप जानते हैं, आप अभी भी पूरे वर्ल्ड की जो कैलकुलेशन आई है, हर दिन लगभग 1.5 करोड़ लोग, ज्यादा है, कितने 20 से 25 करोड़ लोग पर डे भूख के मारे सो जाते हैं, उनको भोजन नहीं मिलता। करोड़ों लोग समझो आप, तो मोटा मोटी जिनको भोजन नहीं मिलता, और इनको पानी पीने को नहीं मिलता। वहां पानी की दिक्कत है, वहां भोजन की दिक्कत है। गरीब लोग बहुत हैं, हमारे घर में सब्जी पसंद नहीं आती है, रोटी पसंद नहीं आती, हमें मुझे खाने का मन नहीं है, मुझे खाने का मन नहीं है, मुझे खाने का मन नहीं है। मन नहीं है मत लेते ना आप, दे दिए तो क्या करें। कभी हम लोग क्या करते हैं, खासतौर पर मैंने अक्सर देखा, आपने भी देखा होगा, जो बफर सिस्टम होता है, बफर सिस्टम में सब लाइन से प्लेट लगी हुई होती है। कहीं आइसक्रीम है, कहीं कुछ है, कहीं वो छोले हैं, कहीं पूरी है, कहीं अचार है, सब्जी है, फिर मीठा भी है। तो आदमी इतना उसको देख करके वो घर से सब खाता है घर में, लेकिन आज वहां गया तो उसका लगता है सबको इकट्ठे ले लो पूरी थाली में। तो छोटी छोटी सी प्लेट होती है और सब रख लेता है, पूरी भी, सब्जी भी, ये भी, वो भी, ऐसा फलगिरा समेट के लाएगा और फिर जाके शांति से खाता है। अब उसको किसी पसंद नहीं आती है तो क्या है, वहां कौन बोलने वाला है? चुपचाप गया कि ठीक है, वहां कौन। विपुल जी, या अनम्यूट करिए। हाँ, कर रहा था आपसे, आपको आ गया आवाज? आ गया आ गई। लाइव चली गई। हाँ, लाइव चली गई हमारे यहाँ, कोई बात नहीं है। हम लोग घर में बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जिससे ख्याल में नहीं आता है। हमने पानी गर्म किया, पानी चाहिए हमको आधी बाल्टी का, ठंडा पानी मिला, गर्म पानी मिला, दोनों पानी मिला लिए, कितनी इंसाफ होती है जानते हैं आप? बात छोटी सी है, हम डोज करते हैं आज, लेकिन आप समझिएगा एक लोटा पानी भी, एक मग पानी भी बाहर है, कितना आपका पानी। घर में गीजर लगी हुई है हमारे घर में, जो डायरेक्ट वहां पानी टंकी में आता है सीधा, और ठंडे पानी की टंकी लगी हुई होती है, ठंडा पानी में आता है, और वहां से हमारे गीजर में आता है और गर्म होता है। ख्याल में आया? तो अब कितना बड़ा प्रॉब्लम हो गई ये तो। अनछने पानी में अनंत जीव राशि, उसमें भी हो सकता 2 इंद्री हो, 3 इंद्री होगी, टंकी कौन साफ करता है रोज रोज? 2 साल में टंकी एक बार साफ होती है, किसी की होती है, किसी की टंकी साफ होती ही नहीं है। सालों टंकी साफ नहीं होती किसी की, सालों। तो वहां जो नीचे आप देखेंगे, आपको भी चल के दिखेगा कभी भी, आपको ख्याल में आएगा, वहां पर पानी देखेंगे तो आप नीचे पानी में 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, बहुत सारे जीव आपको घूमते हुए दिख जाएंगे आपको। वो जीव सीधे पानी में वहां पर जाते हैं, आपके गीजर में जाते हैं, वो सब उबल जाते हैं। तो गीजर का पानी के यूज करने से कितना अपराध हो गया, पानी फेंकने का अपराध कितना हो गया। हम गर्म बर्तन रखते हैं तो हम बिना नीचे कोई इसके सपोर्ट आइटम की लकड़ी का स्टैंड आता है, उसके बिना रख देते हैं। ऐसे आप एक स्टैंड ये भी लगता है, इसको आप रख सकते हैं इसके नीचे। तो ख्याल में आपको आता है? आप देखेंगे आप कितनी सारी गलतियां हमसे होती रहती हैं, लेकिन हम उसका ख्याल में नहीं रखते हैं और हमसे जाने अनजाने अपराध होते रहते हैं। इसलिए आज चूंकि मैं जितना मैं ले पाया उतना ले रहा हूँ, लेकिन जितना अपन प्रयास करें कि जितना हो हमारे हिंसा से बचने का प्रयास, उससे हम दूर रहने का प्रयास करें, तो मैं समझता हूँ कि हम सब बहुत सारे अनावश्यक पापों से बच करके रह जाएंगे।
अंतिम बात कहता हूँ, पाप दो प्रकार के होते हैं, कुछ सहज होने वाले, कुछ जानबूझ करके होने वाले। सहज पाप वो भोजन करना है, भोजन बनाना है, चलना है, जाना है, आना है, पानी पीना है, सांस लेना है, गाड़ी चलाना है, वो सब पाप हमारे जीवन की दिनचर्या में शामिल हो गए। उस आरंभी हिंसा कहा जाता है। हमारे घर में काम हमारे होंगे ही होंगे, भोजन किया जाएगा, भोजन बनाया जाएगा, पानी गर्म किया जाएगा, पानी छाना, सब कुछ होगा हमारे घर में, झाड़ू लगाई जाएगी, चाले साफ की जाएगी, पुताई भी होगी, मेंटेनेंस भी होगा, सब काम होगा। तो इस सब में तो हिंसा होगी, इसका आरंभी हिंसा है। ये जो हम हिंसा एक्स्ट्रा कर रहे हैं, जिससे हम विवेक हमारा काम नहीं करता है, हमारी बुद्धि काम नहीं करती, हमारा प्रमाद काम करता है, वहां पर इसको संकल्प की हिंसा कहने का पाप होता है। हिंसा वही हुई है जो हो रही है, आरंभी में भी हुई है और इसमें भी हुई है। संकल्प हिंसा का पाप बहुत ज्यादा बुद्धि से, विवेक से विचार करते हुए आरंभी हिंसा हो रही है। संकल्प हिंसा का त्याग करें और इस हिंसा को भी कम से कम करने का प्रयास करें। हम सब छोटी बातें, काम की बातें विषय पर आगे बढ़ पाएंगे तो जीवन हमारा मंगलमय होगा। ऐसी मंगल भावना है। कोई प्रश्न किसी को तो आप पूछ सकते हैं। किसी को प्रश्न है? जी सर, प्रश्न तो बहुत है, मैं अनम्यूट हाँ। कर रही हूँ। संतोष। जय जिनेंद्र, इसमें था क्या हम हेलो की जगह हाय भी बोल सकते हैं कॉल पे होते वक्त? संस्कृति हमारी क्या है? जय जिनेंद्र। हाँ, संस्कृति हमारी जय जिनेंद्र वही बोलना चाहिए। हेलो हाय छोड़िए, जय जिनेंद्र बोलिए, ये तो अपन बड़ी यूज करते हैं ना। हाँ। ना हाय माने क्या होता है? हाय माने तो ये हाय शब्द ही बड़ा गड़बड़ है देखने में। तो हाय माने हमारे यहाँ तो देसी भाषा में कहा जाए तो इनकी हाय लग गई, मतलब इनकी नजर बुरी लग गई, इनकी हाय लग गई, ऐसा कहा जाता है। हाय हेलो कुछ नहीं, मूल अपना सब जय जिनेंद्र है। नमस्कार भी कह सकते हैं आप, नमस्कार भी आपको नमस्कार हो, नमस्ते कहा, नमस्कार कहा और जय जिनेंद्र कहा, जय अरियंत भी कहा, ये सब आप इसको यूज कर सकते हैं। हाँ। और कोई जय जिनेंद्र। हाँ। और कोई? जय जिनेंद्र, मुझे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप मुझे चेहती चेतना जो पत्रिका है उसके बारे में बता दीजिए, उसमें क्या होता है? एक पत्रिका का नाम चेहती चेतना पत्रिका है, वो एवरी 3 मंथ में निकलती है और खासतौर पर जो हमारे यंग एज के बच्चे हैं 8 साल से ऊपर के, उन सब बच्चों की बहुत काम की है। जितनी बातें हम बता रहे हैं सब बात उसके अंदर आती हैं, जो भी खोजबीन होती है तीर्थों के बारे में, इतिहास के बारे में, जैन धर्म के बारे में, नए गेम्स उसके अंदर आते हैं, नए पोएम्स आती हैं, नई कहानियां उसमें आती हैं। तो उसके लिए है, उसका जो शुल्क है, जो चार्ज है 3 साल का, उसका 3 साल का 500 रुपया है, 10 साल का 1500 रुपया है। 500 रुपीज ओनली 3 इयर्स के लिए, 1500 ओनली 10 इयर्स के लिए। लेकिन बहुत कम चार्ज है, 500 में एक बच्चों का आज का हाफ पैंट नहीं आता। लेकिन ठीक है, समाज सहयोग से काम चल रहा है तो चल रहा है। किसी को मेंबर बनना हो तो ग्रुप में आप मैं सूचना कर दूंगा आपको ग्रुप में, तो आप उसको उसमें गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, पेटीएम से पेमेंट कर दीजिएगा, अकाउंट पेमेंट कर सकते हैं, तो आपको चालू हो जाएगी पत्रिका। अगला रियान अपना क्वेश्चन पूछो। हाँ, कि अगर हम जीवों को मतलब हम नहीं करते तो हमारा वो क्या मतलब क्यों हम वो खा नहीं सकते? क्योंकि हम तो उन्हें कुछ नहीं कर रहे। ख्याल में नहीं है प्रश्न मुझे, क्या बोला है? हाँ, बोलिए एक बार, क्या कह रहे हैं? अच्छा, हम नमन जैन से लेते हैं उनका काम। नमन जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, जय भाई साहब। मैं कह रहा था आजकल जो मंदिर जी में श्रीफल चढ़ाते हैं अपन, तो जैसा मार्केट में आता जैसा सेंघा का सेंघा वैसे ही वैसा चढ़ा देते हैं, तो वह उचित है कि नहीं है कि उसके गोला भी चढ़ाना चाहिए? उचित नहीं है भैया, उचित नहीं है। वो जटा के साथ में चढ़ाना सही नहीं है। वो तो धावल गोला का ही प्रतीक चढ़ना चाहिए। हो सकता है कुछ अंदर जीव राशि भी कुछ भी हो सकता है ना, तो आप उसको धवल करके चढ़ाने की परंपरा, ये पूरा चढ़ाने की परंपरा अपना नहीं है। उसका कारण एक और है। क्या कारण है कि नारियल चढ़ा दिए हमने, वापस तो मार्केट में जाते बिकने के लिए,
तो मार्केट में वो रिवर्स सर्कल बन जाता है उनका। जो माली होता है मंदिर का उसको इकट्ठा करता है, मार्केट बेच देता है, फिर वही चीज मार्केट से हमारे घर पे मंदिर आ जाती है। तो निर्माल्य का पाप ही लगता है। हवन कर देंगे तो कौन उसको दोबारा लाएगा? कोई निकला भी नहीं, खाई जाएंगे खाने वाले। इसलिए उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। और वो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ विपुल जी आ रही है आवाज। हाँ, वो विद्यार्थी का प्रश्न था। मैं बता रहा था कि वो ये कह रहा था कि हम वो जीवों को तो कुछ करते नहीं है, बस वो चॉकलेट ही खा रहे हैं, तो उसका हमें दोष क्यों लग रहा है? हम तो उनको मार भी नहीं रहे हैं। वो ऐसा देखो, दोष लगता है अभिप्राय का, दोष लग रहा है अभिप्राय का हो सकता है, भावना का दोष तो भाव का है ना। कोई मरने से कोई संबंध नहीं, ना मरे मरे उसका अलग अलग मैटर है। यहाँ हमारे परिणाम कैसे हो रहे हैं? सारा खेल तो परिणाम का ही है। क्या सारा खेल परिणाम का? मतलब कोई बोले मुझे नरेंद्र मोदी को मारने की इच्छा हो रही है, मैंने मारा क्यों उसको? मारना पड़ जाए किसी पुलिस वाले को कि ये मारने की इच्छा प्लानिंग कर रहा है, मारने की इच्छा करता है, जेल में डाल देगा अभी हमको। तो क्यों डालेगा? मारा तो है नहीं, हमने कहा मारा मोदी को। तो मारने की नहीं है बात, आपके भावों की है। आपके भाव कितने खतरनाक हुए हैं कि आप उसको मारना चाहते हो। तो मूल सारा खेलता है भाव पर। भाव है इसलिए कर्म बंद हो रहा है, उसके मरने से कोई संबंध नहीं है हमारा। इसलिए मूल अपने भाव को कंट्रोल करने की बात है, इसलिए इसे सारा खेल है। अगला मैम संतोष जी को लीजिए, दिल्ली। संतोष नहीं, वो स्मित नाम है उसका, तो उसका हो गया है। संतोष जी का भी आया हुआ मैसेज दिल्ली से। कुसुम जी आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। ओके ठीक है, उनका कोई सवाल नहीं है। और किसी का सवाल है? आप सोनम जैन। हाँ, ये सोनम जैन है। हाँ पूछिए सोनम जैन। भैया मेरा ये था प्रश्न कि जैसे आपने बोला था कि बिस्किट पे जैसे मतलब जो कछुआ बना रहता है, गाय बनी रहती है, बकरी बनी रहती है, तो हमें वो नहीं खाना चाहिए। पार्ले जी बिस्किट में तो वो लड़की बनी रहती है, तो वो पार्ले जी बिस्किट भी हमें नहीं खाना चाहिए क्या? उसकी अच्छा पूछा आपने। पहली बात, पार्ले जी हो या कोई भी जीव हो, वो सब में ही प्रॉब्लम तो ये है कि पहले वो तो अभक्ष है, उसे खाना ही चाहिए। नॉनवेज भी है वो तो। अब नॉनवेज की नई क्लास हमारी सुनना पड़ेगी आपको उसके लिए, उसका भी बहुत लंबा चैप्टर है, घंटे भर का विषय वो भी है, 2 घंटे का विषय है भक्ष भक्ष के बारे में। तो क्यों नहीं खाना, उसकी मैं पूरा प्रमाण दूंगा आपको। अकेले मैं कोई भी बात करता हूँ तो हवा में कोई बात नहीं करना चाहता, विथ प्रूफ, लेबोरेटरी के पूरे प्रूफ आपको दे सकता हूँ, फाइल पूरी। तो सब तो नॉनवेज यूज कर रहे हैं। वो कहने को तो ग्रीन सिंबल है, पर वो सब है नॉनवेज। कैसे है वो नया विषय है। अब दूसरी बात है कि आपने कहा कि वो लड़की कहाँ बनी होती है? बिस्किट के ऊपर कि रैपर के ऊपर? तो रैपर कहाँ, बिस्किट के ऊपर होती है, रैपर पर बिस्किट पर नहीं होती है। तो बिस्किट के शेप की बात कर रहे थे, तो रैपर तो हम फेंक देते हैं, अलग बात है, ठीक है ना। तो रैपर की बात नहीं आता, तो बिस्किट में टॉफी की जो शेप उसकी बात चल रही थी। एक प्रश्न किसका ये? सुधीर जी आपको हाँ, ये पूछना है? सुधीर जी, सुधीर कुमार जैन, हाँ जी, आपने हैंड रेज करा है। हाँ। हेलो, जी पूछिए। आवाज आ रही? हाँ बिल्कुल आ रही है, आप पूछिए अपना प्रश्न। तो आपने कहा जैसे कि नारियल फोड़ने में पाप है, तो क्या घर में भी नारियल उपयोग नहीं करना चाहिए? देखो ऐसा है, आप उसका यूज क्यों करना है इस पे आप डिपेंड करता है। आपका उद्देश्य क्या है? आपको डोसा बन रहा है, आपके यहाँ इडली बन रही है, चटनी खाना है, तो अलग बात तो यूज में आएगा। हाँ, इतनी चटनी बन रही है तो चटनी खाने के लिए खूब खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। धार्मिक क्रियाओं के लिए, धार्मिक भावना के साथ में नारियल फोड़ने की बात से बलि के दोष की बात चल रही है। अब डोसा खाएं, चटनी खाएं, नारियल खाएं, तो कौन मना करता है? नारियल की बर्फी खाएं, कोई दिक्कत नहीं। बात तो उसकी बात है, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं है। दोष तो वहां है। रंजना जी कुछ पूछ रही है। जय जिनेंद्र जी, जैसे कि मेरा नियम है मंदिर में नारियल चढ़ाने का, तो नारियल की जगह गोले को चढ़ा सकती हूँ? हाँ, गोले को दिक्कत कुछ भी नहीं है ना। मैंने पहले कहा गोला आप चढ़ा दीजिएगा, गोले को आप निकाल दीजिएगा, उसको कम से कम मान लो पूरा धवल नहीं करना, कम 3 जगह से उसको आप हल्का हल्का उसको छोड़ दीजिएगा आप, ताकि दोबारा वापस मार्केट में नहीं जाएगा वो।
यदि आप उसको नहीं छोड़ेंगे, ब्राउन आप पूरा ब्राउन रहेगा तो वो, मैंने देखा हुआ है ये, कई माली हमारी दुकान पर भी, हमारी दुकान है जनरल स्टोर्स की, वो दुकान वो लेकर एक बोरा लेकर आगे खरीद लो साहब, तो आधे रेट में दे देते हैं हमको, तो हम लेते नहीं है, लेकिन उनका ऑफर उनका होता है, तो हम निर्माल्य को वापस मंदिरों में यूज करने को बढ़ावा दे रहे हैं ऐसा करके, इसलिए उससे बचने का अपने को प्रयास करना चाहिए। हाँ, वो तो मालिन तो मंदिर में ही बेच देती है, वो बाहर दुकानदारों को बेचती है ना। जय जिनेंद्र भैया जी। हाँ वापस अपने घर में आएगा फिर तो। अगला कुछ पूछ, काजल जी कुछ पूछ रही है? हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, जय जिनेंद्र भैया जी। विरोधी हिंसा जी, में बोलिए। क्या दोष लगता है? आपने विरोधी हिंसा में क्या दोष लगता है? हिंसा 4 प्रकार की होती है, आरंभी, उद्योगी, विरोधी और संकल्पी। विरोधी हिंसा मतलब क्या? हम पे कोई आक्रमण करने आए, मालूम बैठे हुए कोई मारने आया, मैं बता रहा हूँ ना, हाँ, कोई हम पे मारने के लिए आया, तब बोलेंगे हम तो अहिंसा वाले, आ जाओ मुझे मारो, आओ मुझे मारो, मैं तो अहिंसा से नहीं कर सकते ना हम तो। सिस्टम ये कि उसका प्रतिकार करिए, यदि आप न्याय वाले हैं, सत्य के पक्ष पर आपने कोई अपराध नहीं किया है तो उसका आपको विरोध करना पड़ेगा। तो रक्षा करना पड़ेगी देश की, कोई मंदिर को तोड़ फोड़ेगा, मंदिर की रक्षा करना पड़ेगी हमको। तो जिनायतन, जिन धर्म पर, देश पर संकट आने पर, खुद पर संकट आने पर, परिवार में संकट आने पर जो हमारे हिंसा हो जाती है, मारपीट हो जाती है, उसका नाम विरोधी हिंसा होता है। उसमें दोष तो उसमें भी है, हमको तो जानबूझ करके उकसाया गया है ना हिंसा के लिए। हमने कब कहा कि हमको आग लड़ना है, लेकिन जब सामने वाला मारने के लिए आई गया है तो हमारी मजबूरी पड़ के हम बचाएं अपने आप को, तो वो उसका इंटेंशन दूसरा है, इसलिए उसमें हिंसा का दोष कम है बजाय संकल्पी हिंसा। दोबारा अपना कोई चीज अपनी ले रहा है उस पर लड़ते हैं तो उस पर मतलब दोष लगता है? कौन? अगर अपने आपस में पड़ोस में हमारे अपनी कोई जगह जीवन पे मतलब लड़ाई चल रही तो उसमें दोष लगता है, अपन अपनी जीत के लिए लड़ रहे हैं। अब देखो हर व्यक्ति का अलग अलग केस होगा, ये तो जितने लोग उतने अलग अलग केस होंगे। अब मैं पड़ोसी मेरी पट्टी पर कचरा फेंक जाता है तो हम तो उसका प्रतिकार करेंगे ना, तो कैसा पिता मेरी पट्टी पर लाकर बार-बार करेंगे। बात देखो आप खुद पहले मन आपका अच्छा होना चाहिए, हम सही हैं कि नहीं निर्णय करिए आप। यदि आप सही हैं फिर आप लड़ रहे हैं तो विरोधी हिंसा है। आप खुद गलत हैं, आप गलती खुद कर रहे हैं, फिर आप चौहान बनना चाहें तो पहले देखो आप सही हैं कि नहीं। यदि आप सही हैं तो आप उसको परेशान कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमको झगड़ा करने आ रहा है, तो ये देखो आप सबकी अलग अलग स्थिति बनेगी इसमें। तो इसलिए विरोधी हिंसा माने क्या, जब हमारा मन साफ हो, हम सत्य न्याय नीति के पक्ष में हो, और हमारे पर आक्रमण हो, हमारे ऊपर जिन धर्म पर आक्रमण हो, देश पर आक्रमण हो, समाज पर आक्रमण हो, खड़े होकर रहने के लिए, उसका नाम विरोधी हिंसा होगा। जी तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके जो भी प्रश्न होंगे ना आप ग्रुप में भेजिएगा। आपको जब भी लास्ट प्रश्न मैं पूछ सकती हूँ? भैया तो ऐसा है, बिल्कुल जी, ग्रुप में कुछ काम नहीं होता, आप वो यही बोल दो कर रहे हैं। मेरा एक और प्रश्न है, मैं पूछ सकती हूँ? हाँ पूछिए। भैया जैसे मैंने नियम लिया कि मैं दो बार से ज्यादा खाना नहीं खाऊंगी, और मैंने एक बार खाना खाया और मैं जूते मुंह कहीं भी चली गई, फिर 2 मिनट बाद फिर से खाना खाया, तो वो 2 बार खाना खाना कहलाएगा या 1 बार खाना खाना कहलाएगा? देखो ऐसा है कि गलती का प्रायश्चित होता है। देखो भूल की क्षमा होती है, गलती का प्रायश्चित होता है, अपराध का दंड होता है। 3 बातें हो गई, दोबारा बोलते कौन कौन सा? भूल का क्षमा, भूल की क्षमा होती है, गलती का प्रायश्चित होता है, अपराध का दंड होता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार कोई काम हमसे हो जाए उसे गलती कहा जाता है, जाने अनजाने में कुछ हमसे काम हो गया उसे कहा जाता है भूल, उसकी क्षमा याचना हम कर सकते हैं। वो काम दोबारा होता है उसका नाम गलती होता है, उसका प्रायश्चित लेना पड़ता है। मतलब हम आज दूध नहीं पिएंगे, मीठे का त्याग है हमारा, हम 2 बार मंदिर जाएंगे, हम ये फला के चीज का पाठ करेंगे, हम आज इसका भी त्याग करते हैं, उसका नाम प्रायश्चित लेना होगा। हम उपवास करेंगे, आज हम नमक नहीं खाएंगे, हम
तो इसका नाम प्रायश्चित हुआ। लेकिन जब वो एक गलती बार बार हो, उसका नाम अपराध होता है, उसका नहीं मिलेगा, उसको क्षमा उसका नहीं होती है। आप समझ लीजिए कि आप गलती से खाया, कैसे खाया है आपने, तो उसमें जाएगा। अगला बोलिएगा जी। तो प्रश्न का अगर कोई और है? नहीं, अभी तो कोई नहीं है। जैसे भी प्रश्न आएंगे तो आप ग्रुप में जरूर डालिएगा। अगर पंडित जी साहब को समय होगा तो वो उसका उत्तर देंगे, वरना हम अगली क्लास में भी उनको पूछ सकते हैं। तो ये क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। उससे पूर्व मैं बताना चाहता हूँ कि अगली हमारी जो कक्षा होगी वो हमारा है कि देखो ये कर्मों के खेल। आज तो हमने देखा कि छोटी बात है पर कितनी काम की बातें आपको अभी पंडित जी ने बताई हैं, पर अब कल हम देखेंगे कि देखो ये कर्मों के खेल, कि कर्मों के किस प्रकार के खेल होते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसी के माध्यम से मैं आज यहीं पर हम विराम देते हैं, और कल का हमारा जो है ये शिविर का अंतिम दिन है, तो कल हम समापन भी रखेंगे उसमें। तो आप सभी जितने भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, आज जो नहीं उपस्थित हो पाए क्लास में, वो सभी आए, क्योंकि उनकी उपस्थिति कल मान्य होगी। कल जब वो सब उपस्थित होंगे तो उसी के आधार पर आपको सर्टिफिकेट भी मिलेंगे। तो सर्टिफिकेट का भी, इसका भी आप ध्यान रखिए कि आप आज के आज आपको एक लिंक भेज दी जाएगी, जैसे भी तैयार होती है ग्रुप में, तो आप उस ग्रुप पर आकर के उस लिंक पर आप अपना फॉर्म भरेंगे। तो उसमें आपको अपना नाम, अपने पिता का नाम और आपके जो एड्रेस है वो आपको ईमेल एड्रेस वगैरह आपको, और जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपको सही से डालना है, क्योंकि उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके पास जो ई सर्टिफिकेट है वो भी पहुंचाएंगे, और जो भी भेंट स्वरूप दी जाएगी जैन फाउंडेशन की ओर से वो भी आपको वहां पहुंचे। तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा, और आपको जो भी प्रश्न है वो ग्रुप में कीजिए। तो अगली कक्षा में हम मिलते हैं। इसी के साथ हम इस कक्षा को यहीं विराम देंगे। दोबारा बोलने के लिए कह रहा हूँ, दोबारा बोल देता हूँ मैं। एक जो पॉइंट हम लास्ट में बोले थे, भूल की क्षमा होती है। कोई हमसे गलती हो गई जाने अनजाने, एक बात हो गया, सॉरी भूल की क्षमा होती है, गलती का प्रायश्चित होता है, और अपराध का दंड होता है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई हमसे अनजाने कोई गलती हो गई हो, क्षमा याचना कर सकते हैं। एक टाइम हुआ है तो वो रिपीटेशन हुआ उस काम में, उसका प्रायश्चित देना पड़ेगा। और एक गलती बार बार हो, उसका नाम अपराध होता है, उसका दंड ही होगा। उसको कोई क्षमा, कोई उसका प्रायश्चित नहीं होता है। तो ये इसका तीनों का हमने आपको चर्चा की है। धन्यवाद बहुत बहुत, आप सबने समय दिया। अपन कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। देखो ये कर्मों खेल, बिल्कुल नई थ्योरी से अपन कल समझेंगे। अभी अपन विराम देते हैं जी। तो 1 मिनट जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, उसी के साथ हम इस कक्षा को समाप्त करते हैं। निज निज